हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS and today our point of discussion will be Consumer Protection Act 2019। तो देखिए, जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था बदलना चालू हुई उस टाइम पे दो नई सर्विसेज का प्रचलन चालू हुआ, जिसे आप कह सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट। एंड आई नो आप में से काफ़ी लोग इस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और ये सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया तक लिमिटेड नहीं है, इवन इसका जो प्रचलन है रूरल एरियाज में भी काफ़ी बढ़ रहा है। बट कभी कभी इस सर्विसेज से काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है वो नहीं भेजा जाता है, कई बार डिलीवरी बहुत लेट हो जाती है, और अगर प्रोडक्ट खराब मिल गया तो कई बार तो जो सेलर होता है वो रिटर्न लेने से भी मना कर देता है, रिफंड बहुत लेट आता है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। और अगर आप हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखें तो उसमें इन सब टेली शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, इन सब का मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को अपने राइट्स एक्सेस करने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। सो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, और अभी अभी रिसेंट में उसे हमारे प्रेसिडेंट साहब से एसेंट भी मिल गई है। तो आज इस बैकड्रॉप में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसकी एनालिसिस करेंगे और सिर्फ 1986 के एक्ट से कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। देखिए, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस एक्ट को कहा जा रहा है कि इट इज अमेंडमेंट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बट एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है इसने कुछ नए पॉइंट्स ऐड नहीं किए हैं हमारे पुराने वाले एक्ट में। उसने क्या किया है, पुराने वाले एक्ट को हटा दिया है और उसकी जगह एक नया एक्ट आया है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड, मतलब नाउ देयर इज नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसकी जगह आपको नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस एक्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इस एक्ट ने कंज्यूमर को डिफाइन किया है कि कंज्यूमर कौन होता है। ठीक है, ये एक्ट ये बोलता है कोई भी पर्सन जो कोई भी गुड या सर्विसेज को अवेल करता है उसे हम कंज्यूमर कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स या सर्विसेज को, मतलब किसी भी वस्तु को या किसी भी तरह की सर्विस को अवेल करता है, और अगर वो सर्विस को अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं रख रहा है, उसकी जगह वो किसी को दोबारा बेचने वाला है, तो वैसे लोग कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। इन शॉर्ट, मान लीजिए आपने मार्केट से अंडा खरीदा, आपने उसे बनाया और खा लिया, तो आप यहाँ पर कंज्यूमर कहलाएंगे क्योंकि आपने पर्सनली इस अंडे को कंज्यूम किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई और पर्सन है, उसने कुछ 3-4 पैकेट अंडे खरीदे और अपनी दुकान में लाके बेचने लगा, तो यहाँ पर इसने खुद कंज्यूम नहीं किया है, इसलिए इस बंदे को हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। तो मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लेके आते हैं तो उस वे में आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर आप उसे पर्सनली कंज्यूम करते हैं, खुद उसे यूज कर सकते हैं या करते हैं, तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी किसके ऊपर लगता है, जो अल्टीमेट कंजम्पशन करता है उसका। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात है इस एक्ट की कि इस एक्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट दोनों को इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ टेली शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है जिस वे से आप सेलिंग कर सकते हो या परचेजिंग कर सकते हो, वो सारे के सारे मीन्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मतलब ये एक्ट आज की डिजिटाइज्ड एज को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके साथ ही साथ ये जो एक्ट है कंज्यूमर को कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए कोई भी गुड या प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, अगर वो आपकी लाइफ को डेंजर पहुंचा सकता है, आपको हार्म कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा ओवन है जो कि चालू करते ही फट जाता है, तो वो आपको हार्म कर सकता है। कोई ऐसी क्रीम है जो आपकी स्किन को जला सकती है, मतलब वो आपको हार्म कर रही है। अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है तो इस एक्ट के दौरान आपको ये राइट मिला है कि उसकी मार्केटिंग बंद कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट को कोई भी मार्केट नहीं कर सकता, इवन उस प्रोडक्ट को कोई सेल भी नहीं कर सकता। तो ये आपके पास राइट है कि जो भी हजार्डस
प्रोडक्ट हैं आपकी लाइफ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उन सब की मार्केटिंग और सेलिंग पे बैन लगा दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका पूरा पूरा राइट होगा कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानना होगा, क्वांटिटी के बारे में जानना होगा, पोटेंसी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, उसका क्या प्राइस है, वो सब भी आपको जानने की पूरी अनुमति है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करने की कोशिश करेगी कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उस कंपनी के पास उस प्रोडक्ट की मोनोपोली ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ओवन खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि एलजी के साथ 3-4 कंपनियां और भी हैं, जिससे क्या होगा, उससे हमारा जो मार्केट है कॉम्पिटिटिव होगा। मतलब आपके सामने 3 से 4 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे और जो सबसे सस्ता और अच्छा होगा आप उसी को परचेज करेंगे। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करना चाहती है, जैसा कि हमारी टेलीकॉम सेक्टर में हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि आपको इन राइट्स के बारे में पता चले, आपको अवेयरनेस फैलाई जाए इस राइट के बारे में। और अंत में अगर इन सब में से किसी भी राइट को आप एक्सेस करने में असफल रहते हैं तो आपको अपनी बात अथॉरिटी के सामने रखने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। अब इन राइट्स को अच्छे से प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई है, जिसे आप कह सकते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी का मेन काम यही है कि जो भी राइट्स मिले हैं, सबसे पहली बात तो उनको मतलब पीपल को अवेयर करवाना उन राइट्स के बारे में, और उसके बाद लोगों के इन राइट को प्रोटेक्ट करना। और अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि इसकी इन्फोर्समेंट ढीली है तो उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से इन्फोर्स करना। एक चीज और, इस काम में इसकी मदद के लिए एक बॉडी को भी अपॉइंट किया जाएगा, जिसे कि आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये बॉडी क्या करेगी, देखिए ये बॉडी जितने भी केसेस आएंगे कंज्यूमर कोर्ट के सामने, ठीक है, उन सब केस की स्टडी करेगी और इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। और वो रिपोर्ट किसको देगी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को। और अगर इस रिपोर्ट में इन्हें कोई भी खामियां मिलती है कि मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा मार्केट में बेकार तरीके से चल रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी, उसके प्रोडक्ट की बहुत सारी कंप्लेन आ रही है, वो जो कंपनी है वो अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, मान लीजिए इस रिपोर्ट से वो एनालिसिस करती है, तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास सुओ मोटो पावर भी है। मतलब अगर बंदे कंप्लेन ना करे, अगर जो इंसान है मतलब जो हमारे कंज्यूमर है वो अगर कंप्लेन ना भी करे तो वो इस रिपोर्ट के बेसिस पे खुद ही एक्शन ले सकती है और कंप्लीटली क्या करेगी, उस पूरे इशू को इन्वेस्टिगेट करने की पावर दी गई है इसको। तो मतलब पूरे इस इशू को इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ ही साथ ये देखेगी अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस अनसेफ है आपकी प्रॉपर्टी के लिए या फिर आपकी लाइफ के लिए, तो उसको वापस बुलाने का अधिकार भी है। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा नहीं है तो ये पहली बात तो सुओ मोटो उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट केस कर सकता है, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, और अगर वो प्रोडक्ट खराब है तो उसको दोबारा मार्केट से बुलाया जा सकता है। और अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज की जा रही है या कोई बेकार टाइप का एडवर्टीजमेंट यूज किया जा रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि अगर आप इस क्रीम को लगाएंगे तो आप 5 दिन में गोरे हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के अगर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि आप अंदर से कस्टमर को बोल रहे हैं भाई इस चीज को खरीदो जिससे इसकी सेलिंग बढ़ेगी, मार्केटिंग बढ़ेगी, इसकी फॉल्स मार्केटिंग करो, तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। तो इसके खिलाफ भी हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। और अगर इनमें से कोई भी उसके एक्शन को मानने से मना करते हैं तो ये इसके ऊपर पेनाल्टी भी लगा सकती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर दी गई है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कि वो कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आप देख सकते हैं इन सब सारी चीजों से आपके ये जो राइट्स है यहाँ पर जो आपके सामने दिखाई दिए थे अभी कुछ टाइम पहले, उन सब की प्रोटेक्शन हो सकती है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या करेगी, जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेगी और वो भी सुओ मोटो करेगी। क्यों? बिकॉज उसके पास ऑलरेडी रिपोर्ट आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। तो इवन कंज्यूमर को आप देखिए कंप्लेन करने की जरूरत भी नहीं, तो आप कह सकते हैं ये जो बॉडी है ये प्रोएक्टिव बेसिस पे काम करेगी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंज्यूमर को ये होती थी अपने राइट्स एक्सेस करने में कि भाई उनकी कंप्लेन रजिस्टर होने में ही 3-3, 6-6 महीने लग जाया करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोसीजर कर दिया है कि अगर मान लो आज कंज्यूमर ने कोई कंप्लेन रखी तो अथॉरिटीज क्या रहती थी कि कुछ दिनों तक सुनती ही नहीं थी, मतलब 6-6 महीने तक उसे लटकाए रहती थी और लटकाने के बाद बोलती थी 6 महीने बाद कि भैया ये तो कंज्यूमर मतलब आप कह सकते हैं केस में कोई दम ही नहीं है, अल्टीमेटली वी आर रिजेक्टिंग इट। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा प्रोविजन किया, इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है, मतलब कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको उसे 21 दिनों के अंदर सुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं सुन पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लेन रजिस्टर कर ली जाएगी, मतलब उसको एक प्रॉपर डेट दे दी जाएगी और उस दिन उसकी हियरिंग भी चालू हो जाएगी। तो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है।
इस एक्ट में। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर मान लो कंज्यूमर ने किसी तरीके से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा ली थी तो बार बार उसे वहां पर जाना पड़ता था जहां पर उस सेलर का ऑफिस लोकेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने दिल्ली से कोई प्रोडक्ट मंगवाया, अब उसका ऑफिस दिल्ली में है, तो आपको हर बार उस केस की सुनवाई के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जहां पर रेसिडेंस है वहीं पर इस कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कंप्लेंट को रजिस्टर करवाने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद जब फ्यूचर में अगर मान लीजिए दिल्ली में भी इसकी सुनवाई होती है, दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में, तो आपके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। तो इन शॉर्ट आप अपने घर से ही पूरे केस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि कई बार जो कमीशन रहते थे वो जल्दी जल्दी में ऑर्डर दे दिया करते थे, उसके बाद कुछ और प्रूफ बाहर आते थे, या फिर अगर मान लीजिए ऑर्डर दे दिया गया ना तो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया करते थे। तो उन दोनों प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैं वो अब अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नया प्रूफ आ गया, अब मान लीजिए नया प्रूफ आ गया तो अब हमारा जो कोर्ट है दोबारा उसको रिव्यू नहीं कर सकता था पहले, लेकिन अब क्या होगा, दोबारा उसी मतलब सेम ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब कोई भी अगर इनके ऑर्डर को नहीं मानता है तो इनके पास पनिशमेंट की पावर दी गई। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी इनके ऑर्डर को नहीं मानता है, सबसे पहली बात तो ये इनके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब सिर्फ 2 साल की सस्पेंड करेंगे। और इसके बाद अगर फिर से ऐसा कोई गुनाह किया जाता है इनके द्वारा कि इनके ऑर्डर को नहीं माना गया, या फिर से वही बेकार तरीके की प्रैक्टिस अपनाई जा रही है, जैसे कि अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, तो उस केस में इनका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल किया जा सकता है। पहले केस में सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद अगर दूसरी बार भी सेम गलती रिपीट करते हो तो आपके पूरे लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब आप आगे बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी दी गई है हमारे कमीशन को। इसके बाद जो सबसे अच्छा इनोवेशन है इस कमीशन का वो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपकी किसी दुकानदार से लड़ाई हो गई तो आप उससे चिल्ला गया कि भाई मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा, वो बोलता है हाँ भाई चले जाना, जो होगा देख लूंगा मैं। ठीक है, इस टाइप की लड़ाई हो जाती है कभी कभी, तो आप इसी गुस्से में आके कई बार कंप्लेन कर भी देते हो रियल में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कि भाई मेरा तो इसमें बहुत टाइम जा रहा है और इवन मनी भी बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। और इवन जो हमारा जो दुकानदार है उसको भी ये रियलाइज होता है कि भाई गलती कर दी, इससे अच्छा वहीं पर सेटल आउट कर देता तो आज इतना घूमना नहीं पड़ता, मेरा धंधे का टाइम वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर एक मीडिएशन की व्यवस्था भी रखी गई है। मतलब कोर्ट ये बोल सकती है कि अगर आप चाहो तो बाहर मिलो और अपना जो भी केस है उसको सॉल्व करो और अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आ रहा है मुझे बता दो, मैं उस चीज को एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर अलाउ किया गया, मतलब मीडिएशन भी अलाउ किया गया, मतलब आप लोग आपस में बैठ के इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। अगर आप देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये प्रोविजन नहीं था, लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मीडिएशन के थ्रू कोई भी केस सुलझा लिया तो उसके खिलाफ फिर कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, कोई भी अपील नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये आप दोनों का डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन थोड़ी ना है। अगर कोर्ट का डिसीजन होता तब अपील बनती थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई आप लोगों ने खुद ने ही डिसाइड किया है। इसके साथ ही साथ जो सबसे हॉट टॉपिक था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो था ई कॉमर्स एंटिटीज। देखिए ई कॉमर्स एंटिटीज की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज प्रैक्टिस क्या थी हमारे छोटे दुकानदारों के द्वारा, कि भाई वो लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट के जो प्राइस एक्चुअली मार्केट प्राइस है उनसे कम में बेचते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मार्केट में कोई मोबाइल 15,000 रुपए का बिक रहा है तो वो लोग सेम मोबाइल को 13,000 के आसपास बेचे थे। अब सिंपल सी बात है भैया, आप उसे 13,000 में बेचोगे तो कोई दुकानदार से क्यों खरीदेगा। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर इनका ये धंधा खराब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट कट करके कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जब इनका धंधा खत्म हो जाएगा दोबारा इसका प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों के लिए हित में नहीं है। दो दुकानदारों को छोटे टाइम में मतलब कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में बहुत लॉस होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अल्टीमेट लॉस कंज्यूमर को ही होने वाला है, बिकॉज पूरी तरीके से इन सब बड़ी बड़ी कंपनी की मोनोपोली बन जाएगी। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करता रहेगा। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या लेगा, एक्शन लेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। इसके बाद ये जो ई कॉमर्स एंटिटीज जितने भी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे दिखाते हैं वहां पर उनको मतलब ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सेलर है, इसके बाद उसका क्या रिव्यू स्कोर है, इसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे रिटर्न किया जा सकता है, कब उसका रिफंड मिलेगा, किस तरीके से उसका एक्सचेंज किया जाएगा, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, और इवन कि वो प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब अगर चाइना का है तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के नीचे डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जितनी भी ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको एक ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। देखिए ई कॉमर्स एंटिटीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं होता है। जितनी भी ई कॉमर्स मतलब जो भी वेबसाइट प्रोडक्ट को बेच रही है, जिसमें कई लोगों ने आजकल वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग वालों ने चालू कर दिया है, जो हमारी नोटबुक वालों ने, फोटोकॉपी शॉप वालों ने, वो भी इसके अंदर में आएंगे। ठीक है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रखा गया है कि ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका क्या काम होगा, इसका काम ये होगा
कि अगर कंज्यूमर कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करता है तो आपको 48 घंटे के ऊपर उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सिर्फ 1 मंथ मिलेंगे और आपको उस पूरी कंप्लेन को क्लोज करना पड़ेगा। तो मतलब 48 घंटे के अंदर आपको जो भी कंप्लेन उसको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद 1 महीने के अंदर आपको उस कंप्लेन को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन ये रखा गया है कि अगर मान लीजिए जो भी सेलर रहता है, अगर वो आपके प्रोडक्ट को लेने से मना करता है 3 कंडीशन में, अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट लेट डिलीवर किया या फिर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से दिखाया गया था प्रोडक्ट वेबसाइट में उस तरीके का नहीं है, तो उस केस में अगर आप प्रोडक्ट को वापस करना चाहें या अपना रिफंड लेना चाहें तो सेलर मना नहीं कर सकता है। अगर मना करेगा तो यू कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिगार्डिंग ई कॉमर्स एंटिटीज। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ई कॉमर्स एंटिटीज सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजॉन नहीं है। जितने भी लोग अपनी नया धंधा चालू करके बैठ गए ना कि भाई सामान बेच रहे हैं, तो उन सबके ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे आप कह सकते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस से कंज्यूमर को कोई लॉस होता है, मतलब कोई इंजरी हो जाती है या उनकी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो जाता है, तो उस चीज के लिए या तो मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट सेलर कंपनसेट करेंगे। ठीक है, अब वो किसके ऊपर है, ये मतलब कैसे डिसाइड होगा, ये सब तो कोर्ट डिसाइड करेगी या वो लोग अपने आप में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन या तो मैन्युफैक्चरर या फिर जो सेलर या फिर जो भी डीलर है वो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, अभी तक क्या रहता था कि अगर प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई खराबी हो गई तो सब खर्चा आपको ही करना पड़ता है, या इंश्योरेंस है तो वो करेगा, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग खुद करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है और पनिशमेंट तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसके बाद दूसरे इंपॉर्टेंट 3 प्रोविजन और है जो भी आपको जानने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी जो भी केस है उसका क्लेम अगर 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, आपका केस मतलब पूरा फ्री में चलेगा। लेकिन भाई आपको लॉयर का खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाने की बात की गई है। देखिए क्या होता है, कई सारे केसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें जो प्रॉपर कंपनसेशन अमाउंट रहती है जो हर कस्टमर को मिलनी चाहिए वो हर कस्टमर तक पहुंच नहीं जाती है। तो मतलब इन शॉर्ट वो अनयूज्ड मनी रह जाती है। अब कोई इसको यूज तो कर नहीं सकता है, तो इसलिए उसे क्या किया जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाला जाएगा और उसका इस्तेमाल किया जाएगा कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए। ठीक है, वो कैसे किया जाएगा वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो इस एक्ट में मेंशन नहीं है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई हम एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनाएंगे। ये क्या करेगी, ये बिल्कुल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की तरह है। जैसे उसका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जो भी रिफॉर्म्स है वो सजेस्ट करना, उसी प्रकार से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है वो एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी। ये जो बॉडी है प्राइम मिनिस्टर को मतलब एडवाइस करती है। यहाँ पर ये जो बॉडी है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को रिपोर्ट करेगी। ठीक है, और याद रखिएगा ये एडवाइजरी बॉडी है, इसकी जो एडवाइस रहेगी वो मैंडेटरी रहेगी। इसके साथ ही साथ जितने भी स्टेट कमीशन रहेंगे, ठीक है, सेंट्रल कमीशन रहेंगे उसी प्रकार से स्टेट में स्टेट कमीशन रहेंगे, तो वो लोग भी क्वार्टरली बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कमीशन जो भी सेंट्रल कमीशन होगी उनको क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा था हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन भेज रहा था, तो उसके ऊपर इवन गवर्नमेंट भी काम करेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखिए ये पूरा आप कह सकते हैं पूरा का पूरा एक्ट बिल्कुल कंज्यूमर के फेवर में बनाया गया, मतलब कुछ भी सहूलियत हमारे सेलर को नहीं दी गई है। ठीक है, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस एक्ट को 1986 के लॉ के साथ कंपेयर करें। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा इस एक्ट की, तो प्रेजेंटली आप देखिए आपने खुद एक्ट देखा, ठीक है, लगभग अभी इम्पॉसिबल है। बस एक क्रिटिकल एनालिसिस मुझे मिली है 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, वो मैं आपको बता दूंगा, बट वो भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर मेंस पे क्वेश्चन आ रहा होगा इसके रिगार्डिंग, तो यही क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से 1986 एक्ट के ऊपर ये रिफॉर्म्ड एक्ट है। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने एक चार्ट स्पेशल बना दिया आपके लिए, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो हमारा एक्ट है 1986 का, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल था। यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन मेंशन नहीं था कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन मेंशन है कि भाई अगर आप ऑनलाइन भी करें ऑफलाइन भी करें आप कंज्यूमर माने जाएंगे। ठीक है, वेयर 1986 के एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं ऑफलाइन पेमेंट अलाउड थी, तो यहाँ पर ऑनलाइन को भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि टेलीकॉम कंपनीज भी आपके साथ काफी फ्रॉड करती है कि पैसे कट गए, ये हो गया वो हो गया, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर अलग से स्पेशल सब्जेक्ट मेंशन किया गया कि टेलीकॉम सेक्टर को भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड किया है अगर वो लोग किसी भी तरीके से कस्टमर को अगर फ्रॉड करते हैं, लेकिन सेम चीज यहाँ पर नहीं थी।
इसके साथ ही साथ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, अभी जो भी नए बिल्डर्स होते हैं वो लोग बेकार क्वालिटी का माल लगा के अपना हाउस बेच देते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। सेम सब्जेक्ट वाज नॉट देयर इन 1986 एक्ट। इसके बाद यहाँ पर अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करें तो इट वाज जस्ट लिमिटेड टू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट के खिलाफ बस फोकस था। लेकिन यहाँ पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बढ़ाया गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई बंदा बिल नहीं देता है तो यू कैन गो टू द कोर्ट। अगर वो आपका प्रोडक्ट 30 दिन के अंदर रिटर्न नहीं करता है तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आपने जो भी इसको अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है अगर उसको डिस्क्लोज कर देता है तब भी आप कोर्ट जा सकते हैं। तो मतलब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो यहाँ पर इंक्लूड है, लेकिन ये 3 नए पॉइंट्स को भी ऐड किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रोडक्ट लायबिलिटी को इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है। मैंने आपको बताया भी क्या होता है ये। इसके बाद पुराने एक्ट में अनफेयर प्रैक्टिस के बारे में कुछ नहीं था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सभी जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है वो क्या करती है, यूनिलैटरल वे में कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लेती है, जिससे पूरा फायदा सिर्फ और सिर्फ उन कंपनीज को होता है, लेकिन बाद में कस्टमर को पता चलता है कि भाई ये तो हमारे अगेंस्ट था। तो अब यहाँ पर इन कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ भी केसेस किए जा सकते हैं, ठीक है। और पिछले एक्ट में कोई भी रेगुलेटर नहीं था इस पूरे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप सभी जानते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रखा गया है। इसके बाद पिछले एक्ट में ई कॉमर्स का कोई मेंशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ई कॉमर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। इसके बाद कंप्लेंट फाइलिंग के लिए पुराने एक्ट में आपको वहां जाना पड़ता था जहां पर सेलर का ऑफिस लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली से कोई प्रोडक्ट आया तो आपको दिल्ली में ही जाके पूरा केस लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपने देखा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी की है कि आप अपने रेसिडेंस वाले कोर्ट में ही अपील कर सकते हो। और दूसरी बात, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कंप्लीट केस को मॉनिटर कर सकते हो। इसके बाद पिछले एक्ट में मीडिएशन सेल का कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन इस एक्ट में मीडिएशन सेल का प्रोविजन है। अब आप खुद बताइए पिछले लॉ को कंपेयर करके और इस लॉ को कंपेयर करके क्या इसमें कुछ भी डिफेक्ट है? किसी भी तरीके से कंज्यूमर के राइट को क्या गवर्नमेंट ने अहित करने की कोशिश की है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और इवन अभी जो इस लॉ को आए हुए ना मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है, तो अभी इस टाइम पे इसका आप कह सकते हैं एनालिसिस करना, क्रिटिकल एनालिसिस करना सही बात नहीं होगी। इवन राइटर ने भी कुछ खास नहीं किया है। बस एक पॉइंट के ऊपर राइटर ने काफी क्रिटिसाइज किया इसको कि भाई देखिए इस एक्ट का मात्र एक इशू अभी तक मुझे 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ के मिला है, वो ये है कि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट किया गया है। किस तरीके से कि देखिए जो हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो बनाया गया है उसमें जुडिशरी के मेंबर का इंक्लूजन नहीं है, और बल्कि भाई अगर आप केस की सुनवाई कर रहे हो तो वहां पर जुडिशरी सुप्रीम होती है, लेकिन यहाँ पर पूरी पावर एग्जीक्यूटिव ने अपने हाथ में रखी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जुडिशरी को होना चाहिए था, ना कि एग्जीक्यूटिव को होना चाहिए। तो बस ये मतलब प्रिंसिपल वॉयलेट होता दिखाई दे रहा है। बाकी तो इस एक्ट में पूरी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अंततः हम इस एक्ट के बारे में क्या कह सकते हैं? हम अंत में ये कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से हमारे यहाँ पर डिजिटाइजेशन बढ़ रहा था, हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही थी, और जिस तरीके से हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बिल्कुल रिडेंडेंट हो गया था, तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा एक्ट है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा कंक्लूजन, और उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड आई होप आपको लेक्चर में थोड़ा मजा आया होगा। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक था बट फिर भी आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।